नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों यहां पर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कितने मेथड होते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको यहां पर 5 मेथड बताए थे, जैसे कि गिफ्ट डीड, सेल डीड और इस तरह से। और दोस्तों यहां पर मैंने आपको एक मेथड और बताया था, यानी कि जिसका मतलब था विल और वसीयत। अब दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको विल और वसीयत के बारे में ही जानकारी देने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के मेथड बताए थे, तो आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों विल और वसीयत एक और तरीका होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम वसीयत से जुड़ी ही बहुत सारी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक वेबसाइट भी क्रिएट कर ली है, www.advocatedeepakangrich.com। दोस्तों इस वेबसाइट के अंदर मैंने आपको जितनी भी लीगल एडवाइस से जुड़ी यहां पर वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की थी, वो सभी जानकारी आपको इस वेबसाइट के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर पढ़ने को मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों अब आपकी जितनी भी लीगल क्वेरीज है या फिर आप किसी लीगल टॉपिक पर कोई इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट पर विजिट करके बड़ी ही आसानी से गेन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना लीगल एडवाइस से जुड़ी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार वसीयत होती क्या है। दोस्तों प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाने के अनेकों मेथड होते हैं जिसके अंदर एक वसीयत भी आती है। अब दोस्तों वसीयत जो है एक सरल मेथड माना गया है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी संपत्ति का पूरा भाग या फिर कुछ हिस्सा वसीयत के माध्यम से, यानी कि किसी भी कोरे कागज पर अपनी वो इच्छा लिखकर कि वो किसको यहां पर अपनी संपत्ति का कितना भाग देना चाहता है, उसे यहां पर उसके नाम करवा सकता है, यानी कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। अब दोस्तों यहां पर यह चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि यहां पर जो वसीयत होती है उसके अंदर स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती और ना ही उसे रजिस्टर करना अनिवार्य माना जाता है। किंतु दोस्तों फिर भी बहुत से मेथड में एक रजिस्टर जो वसीयत होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब यहां पर हम मान लेते हैं कि जो यहां पर वसीयत होती है उसे रजिस्टर करवाने के लिए क्या क्या जरूरी है। यहां पर किसी भी वसीयत को रजिस्टर करवाने के लिए सबसे पहले किसी भी मूल्य के यहां पर स्टैंप पर उस वसीयत को टाइप करवाना पड़ता है। टाइप करवाने के बाद जो वहां पर वो वसीयत करता है, उस वसीयत करता होता है, उसके वहां पर हस्ताक्षर ले लिए जाते हैं। इसके बाद यहां पर 2 गवाहों का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य माना जाता है। उन 2 गवाहों की मौजूदगी में ही वो वसीयत तैयार की जाती है और बाद में उन दोनों गवाहों के हस्ताक्षर वहां पर करवा दिए जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों यहां पर एक वसीयत इस प्रकार से रजिस्टर हो जाती है। किंतु दोस्तों यहां पर यह जरूरी नहीं है कि एक वसीयत रजिस्टर ही हो। वहां पर अगर कोई वसीयत कोरे कागज पर तैयार कर दी गई है तो उसकी भी उतनी ही ज्यादा वैल्यू होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि यहां पर एक रजिस्टर वसीयत की क्या वैल्यू होती है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, रजिस्टर होना किसी वसीयत का या फिर ना रजिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु दोस्तों बहुत से ऐसे मैटर होते हैं जहां पर जो वसीयत होती है वो यहां पर सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि जो वसीयत होती है वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद ही पावर में आती है। तो यहां पर होता क्या है कि किसी व्यक्ति की जब यहां पर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर बहुत से लोग यहां पर हिस्सा लेने के लिए आ जाते हैं। तो उस वक्त अगर वहां पर वो जो वसीयत रजिस्टर करवाई गई है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति उस व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद अपना हिस्सा लेने आ गए हैं वो वहां पर जरूरी है कि वहां पर वो कोर्ट केस जरूर करेंगे। तो उस स्थिति में वहां पर अगर जो वसीयत है वो रजिस्टर करवाई गई है तो कोर्ट की नजर में वो बहुत प्रॉपर एविडेंस के रूप में देखी जाती है, यानी कि कोर्ट वहां पर उस वसीयत की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और उसी के हिसाब से ही उसकी संपत्ति का वहां पर ट्रांसफर किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर वसीयत को रजिस्टर करवा लेना आप सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है। किंतु अगर यहां पर मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी के कोई खास ओनर नहीं है, उसके हिसाब से वहां पर किसी वसीयत को कोरे कागज पर लिखकर भी उस वसीयत को माना जाता है, यानी कि उसकी मान्यता वहां पर हो जाती है। अब दोस्तों यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई वसीयत यानी कि विल को कैंसिल भी किया जा सकता है।
जी हां दोस्तों, एक वसीयतकर्ता अपने द्वारा लिखी गई वसीयत को कभी भी निरस्त कर सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी एक वसीयत तैयार कर दी है, उसके बाद कुछ दिनों बाद वहां पर वो अपनी किसी और व्यक्ति को कोई और वसीयत तैयार करके लिख के दे देता है। तो उस कंडीशन में लोगों के मन में यही सवाल आता है कि यहां पर कौन सी वसीयत ज्यादा वैल्यूएबल है या फिर कौन सी वसीयत मानी जाएगी। दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि यहां पर एक व्यक्ति ने चाहे 2 वसीयत लिखी हो, चाहे वहां पर उसने 10 वसीयत लिखी हो, किंतु जो वसीयत उस वसीयतकर्ता ने आखिरी बार लिखी है उसी को ही यहां पर मान्यता दे दी जाएगी दोस्तों। जी हां दोस्तों, चाहे एक वसीयतकर्ता कितनी बार ही अपनी वसीयत लिख दे, किंतु जो वसीयत उसने यहां पर आखिरी बार लिखी है उसी वसीयत को यहां पर कानून की नजर में मान्यता दी जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, यानी कि पुश्तैनी संपत्ति। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को पता होगा ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती क्या है। वो संपत्ति जो हमने यहां पर खुद ना कमाई हो किंतु हमें अपने दादा परदादा के द्वारा मिली हो, यानी कि उत्तराधिकार के रूप में हमें मिलती आ रही हो। अब दोस्तों वहां पर वसीयत का कितना हक होता है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि जो यहां पर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यहां पर उसके जो उत्तराधिकार होता है उसे यहां पर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त हो जाता है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि यहां पर किसी भी व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका उस पुश्तैनी संपत्ति पर एक हिस्सा मिल जाता है उसको। किंतु दोस्तों यहां पर एक चीज और समझ लेनी चाहिए कि यहां पर अगर कोई पिता है या फिर यहां पर कोई दादा है या फिर उस पिता का भाई है, अगर वो पुश्तैनी संपत्ति उन सभी के बीच बांट दी गई है, यानी कि अब उस पुश्तैनी संपत्ति में से सभी को एक एक हिस्सा मिल चुका है, तो उस स्थिति में यहां पर जो पुश्तैनी संपत्ति थी वो अब स्वयं अर्जित संपत्ति के रूप में मानी जाएगी। यानी कि दोस्तों अब वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो थी, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो थी, वो यहां पर एंसेस्ट्रल न रहकर स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि जो खुद के हिस्से की हो। तो वहां पर उसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। तो दोस्तों यहां पर होगा क्या, यहां पर जिस जिस व्यक्ति को उसके संपत्ति का जो जो हिस्सा प्राप्त हो चुका है, अब उसके बाद यहां पर होगा क्या, जिस व्यक्ति को उसका जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उसे वो वसीयत करके जो उसका उत्तराधिकार होने वाला है आगे, यानी कि उसका जो बेटा है या फिर उसका जो भाई है, वो यहां पर क्या कर सकता है, अपनी वसीयत लिखकर जो उसका भाई है या फिर उसका बेटा है उसे वहां पर उस संपत्ति में से उसका हक मार सकता है। क्योंकि दोस्तों अब वो जो संपत्ति है वो एंसेस्ट्रल नहीं रह गई थी, वहां पर वो स्वयं अर्जित संपत्ति बन गई थी बंटवारा होने के बाद। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर ये होगा, एक बार अगर उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाता है तो उसके बाद जो वहां पर उस जिस प्रॉपर्टी पर जिसका जो हिस्सा बनेगा उसका उस पर हक हो जाएगा। उसके बाद वो वहां पर वसीयत लिखवाकर उस संपत्ति की चाहे तो उसके उत्तराधिकार से उसका पूरा हक छीन सकता है या फिर उसका कुछ हिस्सा ही उसी को दे सकता है। जी हां दोस्तों, एक वसीयत का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के साथ इस तरह से उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा मैं कि किसी वसीयत को कब कब कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैं बताया था कि यहां पर वसीयत को रजिस्टर करवा लेना कहीं ना कहीं आपके लिए ही बेनिफिट होता है, तो वो मैं आपको बताता हूं अब कैसे होता है। अगर यहां पर एक वसीयत प्रॉपर तरीके से रजिस्टर नहीं करवाई गई, मान लेते हैं वहां पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर सही तरीके से नहीं किए गए, इसके अलावा दोस्तों वहां पर जो 2 गवाह थे उनमें से किसी एक के हस्ताक्षर नहीं हुए या फिर उन दोनों गवाहों के द्वारा वो वसीयत अटैच नहीं करवाई गई, तो इस स्थिति में वहां पर उस वसीयत को कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर वहां पर जो वसीयत लिखवाई गई है, बेसिकली दोस्तों होता भी यही है कि एक वसीयत को केवल 18 साल से ऊपर उम्र का व्यक्ति ही यहां पर वसीयत लिख सकता है। तो दोस्तों बेसिकली अगर यहां पर किसी व्यक्ति ने 18 साल से जो कम का है उसने वसीयत लिख दी तो वो भी कोर्ट के अंदर मान्य नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर यहां पर जो वसीयत लिखी गई है वो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई है जो यहां पर मानसिक रूप से कमजोर है या फिर पागलपन का शिकार है, तो उस चीज की वसीयत को भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। वो इस प्रकार से कि आप कोर्ट के अंदर ये कह सकते हैं कि यहां पर जो वसीयत करता था वो मानसिक रूप से कमजोर है, उसे ये चीज पता ही नहीं थी कि वहां पर वो वसीयत के अंदर लिखी क्या रहा है।
इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर किसी वसीयत के अंदर किसी भी प्रकार की चालाकी, धोखाधड़ी हुई है तो आप उस कंडीशन में भी कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं। किंतु दोस्तों यहां पर उस धोखाधड़ी के सबूत को, यानी कि उस धोखाधड़ी को आपको कोर्ट के अंदर खुद ही साबित करना पड़ेगा। बेसिकली दोस्तों ऐसा होता कब है, जब यहां पर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में ज्यादा हिस्सा पाने के लालच में इस प्रकार की धोखाधड़ी कर देता है। तो बेसिकली दोस्तों कोर्ट में इस चीज को साबित करना कि वहां पर धोखाधड़ी हुई है, इस चीज का सारा दामोदार आपके ऊपर ही होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर वसीयतकर्ता द्वारा जो प्रॉपर्टी की वसीयत तैयार की गई है, अगर वो गलत तरीके से तैयार की गई है तो उस कंडीशन में भी आप फैमिली कोर्ट में इस चीज को चैलेंज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक जो परिवार का मुखिया होता है उसी के ऊपर ही परिवार को संभालने का पूरा दामोदार होता है। किंतु दोस्तों कई बार परिवार का मुखिया कुछ ऐसी चीजें कर जाता है जिसकी वजह से जो परिवार होता है उनके ऊपर जीने के लाले तक पड़ जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर यहां पर उसने जो परिवार की जो संपत्ति है उसे किसी दूसरे व्यक्ति को ही सारा नाम कर दिया है, जिसकी वजह से उस परिवार के ऊपर यहां पर जीने के ऊपर भी लाले पड़ गए हैं, तो उस स्थिति में भी एक बार जो परिवार वाले हैं फैमिली कोर्ट के अंदर यहां पर उस वसीयत को चैलेंज कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में दी गई आज की जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार की कानूनी जानकारी रोजाना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।